हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे 16 दिसंबर के फर्स्ट एडिटोरियल की। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेस डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक टेलीग्राम चैनल का भी है, उस पर भी आप जुड़ जाएं क्योंकि वहाँ पर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। आपको जो नाइट में एक सेशन रहता है, लाइव सेशन जो आज रहेगा 9:15 पर वोकैबुलरी का, उसकी PDF वहाँ पर उपलब्ध होती है, तो वहाँ पर आप कनेक्ट हो जाएं। आज के एडिटोरियल में कौन कौन से नए वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। पहले देखिए, पहला जो वर्ड है पूह पूह, ये एक वर्ब है। इसका मतलब है रिजेक्ट, या फिर इसे कहेंगे डिसमिस, या फिर इसे कहेंगे ब्रश असाइड। कहने का मतलब एक तरफ रख देना कह सकते हो, या फिर इसे आप क्या कह सकते हो, इग्नोर करना कह सकते हो। अगर आप कोई चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आप अगर इग्नोर कर देते हैं, नकार देते हैं, तो उसे कहते हैं पूह पूह। होल्ड बैक, जो कि वर्ब और प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है तो फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब प्रिवेंट है, इसका मतलब हिंडर है, ऑब्स्ट्रैक्ट है, मतलब रोकने को बोलते हैं। स्टॉप भी कह सकते हो। पर से इसको ये एडवर्ब है, इसका मतलब है बाई इटसेल्फ, या फिर इसे कहेंगे इन इटसेल्फ। ये एक एडवर्ब है, बाई इटसेल्फ या इन इटसेल्फ, अपने आप से, स्वयं से। नेक्स्ट है अनर्व। अनर्व एक वर्ब है। अनर्व का मतलब या तो किसी को डराना कह सकते हो, तो फ्राइटेन करना कह सकते हो, या फिर इसे कह सकते हो आप डिस्करेज करना, मीन्स किसी को हतोत्साहित करना, डिसस्पिरिट कह सकते हो, बेचैन कर देना कह सकते हो। ठीक है। प्लॉय है वो नाउन है, इसका मतलब रूज होता है, इसका मतलब ट्रिक है, या फिर स्ट्रेटेजेम है, मतलब तिकड़म, चाल, युक्ति, कौशल, ये सब इसके मतलब होते हैं। रिसीड है वो वर्ब के रूप में लिया गया है। रिसीड का मतलब है लेसन, कम करना, तो इसका सिनोनिम फिर अबेट भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और डिमिनिश भी हो सकता है। ठीक है, कम करना इसका मतलब होगा। टैप है, ये वर्ब के रूप में लिया गया है, इसका मतलब है यूज, एक्सप्लॉइट, यूटिलाइज, ड्रॉ ऑन, मीन्स फायदा उठाना, लाभ उठाना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। देखो साहब, आज के एडिटोरियल टाइटल दे रखा मिक्स्ड सिग्नल्स। मिक्स्ड सिग्नल्स में सिग्नल्स है वो नाउन है, मिक्स्ड है वो एडजेक्टिव है। मिक्स्ड के सिनोनिम्स अगर देखेंगे तो एक हो जाएगा वेरीड, एक हो जाएगा वेरीगेटेड, एक हो जाएगा असोर्टेड, मोटले, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब है मिश्रित संकेत। मिक्स्ड एडजेक्टिव है, इसके सिनोनिम्स ये हैं, सिग्नल्स नाउन है। अब देखिए, जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूं कि एडिटोरियल पढ़ने का तरीका ये रहता है कि यहाँ पे जो अंडरलाइन करके रेड कलर में दिख रहा है वो सारे सब्जेक्ट हैं। इसके साथ कौन सी वर्ब एग्री करती है वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा होता है। हो सकता है वोकैब का हो सकता है ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो। ट्रांसलेशन तो होगा ही, वोकैब भी सीखेंगे आप, यहाँ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, और करंट अफेयर्स आपका अपडेट रहेगा अगर आप रेगुलर इस सेशन को देखते हैं। मंडे टू फ्राइडे ये सेशन रहेगा शाम को 5 बजे। एक नाइट में सेशन रहेगा 9:15 पर लाइव क्लास वोकैबुलरी की, तो वो आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए, एट ए टाइम दैट इंडिया इज लुकिंग टू इम्प्रेस अपॉन, एक ऐसे समय में, उस समय में कि भारत जो है, अब देखो यहाँ तक छोड़ दें एक बार, एट ए टाइम, एक ऐसे समय में, दैट इंडिया इज लुकिंग टू इम्प्रेस अपॉन, लुक टू करते हो इसका मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कोई। ठीक है, इम्प्रेस अपॉन और इम्प्रेस में केवल इम्प्रेस करते तो होता प्रभावित करना। इम्प्रेस अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है किसी पर छाप छोड़ना। ठीक है, या फिर कहें इम्प्रेस अपॉन का मतलब है इम्फेसाइज करना, जोड़ देना कि आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उसे कहेंगे इम्प्रेस अपॉन। तो एक ऐसा समय जब भारत यहाँ पे कोशिश कर रहा है, भारत यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है छाप छोड़ने की दुनिया पर। ठीक है, दैट इट इज स्ट्रांगली पोजिशन्ड,
क्या छाप कि भारत जो है वो स्ट्रांगली पोजीशनड है, बहुत अच्छे से इसकी स्थिति है भारत की। साथ साथ में भारत विलिंग है, इच्छुक है और समर्थ भी है क्या करने के लिए, बिकम ए मोर रिलायबल सप्लाई चेन पार्टनर, कि भारत अधिक रिलायबल, अधिक भरोसे के लायक सप्लाई चेन पार्टनर बन सकता है उनके लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए और देशों के लिए। किसकी तुलना में? चाइना की तुलना में। ये बात जो है प्रूव हो चुकी है इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही के समय में। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का मतलब विदेश मंत्री है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो रिमार्क्स हैं ट्यूसडे को, किसके बारे में? ग्लोबलाइजेशन के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में, वो ध्यान देने योग्य हैं। टेक नोट ऑफ जो एक दे रखी है आपको फ्रेज, इसका मतलब होता है पे अटेंशन, लिख लीजिए। टेक नोट ऑफ का मतलब होता है पे अटेंशन, ध्यान देना। वर्थ जो शब्द है इसके साथ में आईएनजी लगता है। वर्थ अपने बाद में जेरेंड लेता है। वर्थ के बाद जब भी कोई वर्ब लगाएंगे तो आईएनजी फॉर्म में लगाएंगे, याद रखिएगा। तो वर्थ टेकिंग आ रहा है। तो दो काम की बातें इसमें हमने सीखी। एक तो टेक नोट ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब है पे अटेंशन। दूसरा है वर्थ के साथ में आईएनजी लगेगा। इंडिया है, उसकी वर्ब जो है वो इज है। इट है, इसकी वर्ब इज है। देखो, एट ए टाइम दैट इंडिया इज लुकिंग टू इम्प्रेस अपॉन द वर्ल्ड, कि भारत जो है वो कोशिश कर रहा है या एक्सपेक्ट कर रहा है विश्व पे छाप छोड़ने की। क्या छाप छोड़ने की? कि भारत स्ट्रांगली पोजीशनड है, भारत इच्छुक है, भारत यहाँ पे एबल है। किस चीज़ के लिए? अधिक रिलायबल सप्लाई चेन पार्टनर। सप्लाई चेन पार्टनर का मतलब कि पूरे बाकी देशों के अंदर जो भी इंपोर्ट करते हैं देश, उनकी पूर्ति भारत कर देगा। अभी तक कौन करता आया है? चाइना करता आया है। तो उससे ज़्यादा भरोसे के लायक भारत हो सकता है, ये कोशिश कर रहा है बताने की भारत, कि भारत ऐसा बनने के लिए इच्छुक भी है, भारत ऐसे समर्थ भी है। ठीक है, तो उनके लिए भारत एक अधिक रिलायबल सप्लाई चेन बन सकता है। चूंकि मोर रिलायबल डिग्री कंपैरेटिव है, इसलिए यहाँ पे देन का प्रयोग हो गया। ठीक है, ये बात प्रूव हो चुकी है। अब देखो, ये हैज़ बीन प्रूवन किसको देखकर आया? हैज़ बीन प्रूवन किसको देखकर आया? तो ये भाई ये गलत हो गया। ये कंजंक्शन है, ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये दैट जो है पूरे इसके लिए दे रखा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस पूरी बात के लिए दैट दे रखा है। तो दैट के लिए हैज़ बीन प्रूवन दे रखा है। ठीक है भाई, आगे देखिए। और ये रिमार्क्स की वर्ब आर दे ही रखी है, ये रिमार्क्स और इसकी वर्ब आर। नेक्स्ट पे आइए। द पेंडेमिक एक्सपीरियंस क्रिएट्स अ केस फॉर शॉर्टर सप्लाई चेन्स। जो पेंडेमिक का अनुभव रहा, जो कोरोना महामारी रही, उसका जो अनुभव रहा, ये एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। तो ये इसकी वर्ब है क्या? अ केस, एक ऐसी स्थिति कि भी शॉर्टर सप्लाई चेन्स। शॉर्टर का मतलब हो गया अधिक, मतलब शॉर्टर डिग्री कंपैरेटिव है, जितना होना चाहिए उससे कम। सप्लाई चेन्स मतलब आपूर्ति श्रृंखला। विद मोर नेशनल कैपेसिटीज़, भाई राष्ट्रीय क्षमता तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम कर पा रहा है। किसी देश की क्षमता ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम कर पा रहा है, ये यहाँ पे देखने में आया इस पेंडेमिक के दौरान। ही सेड, उन्होंने कहा, ये हो गया एस जयशंकर के लिए प्रोनाउन। तो उन्होंने कहा क्या? बिफोर चाइडिंग ग्लोबलाइजेशन गुरुज। पहले चाइड का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। चाइड है, इसका मतलब स्कोल्ड है, इसका मतलब रेप्रीमेंड है। ठीक है, कास्टिगेट है, चेस्टाइज है, मतलब डांटने को बोलते हैं, आड़े हाथों लेने को बोलते हैं। बिफोर प्रेपोजिशन है इसलिए यहां आईएनजी है। तो क्या किए पहले? ग्लोबलाइजेशन जो गुरुज हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स बनते हैं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको लताड़ने से पहले किसके लिए? क्यों लताड़ा, क्यों डांटा, क्यों आड़े हाथों लिया? फॉर एडवोकेटिंग ओपन मार्केट्स, क्योंकि बड़े बड़े देश जो हैं, वो जो ग्लोबलाइजेशन गुरुज हैं, वो एडवोकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं ओपन मार्केट्स का। विदाउट एक्नोलॉजिंग जियोपॉलिटिकल मोटिवेशन। ओपन मार्केट सपोर्ट तो करते हैं लेकिन बिना स्वीकार किए, बिना इस बात को जाने। एक्नोलेज का मतलब है कन्फेस करना, एडमिट करना। तो बिना इस बात को जाने, क्या जाने बिना? जियोपॉलिटिकल मोटिवेशन। जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है भू राजनीतिक, मतलब किसी देश की भौगोलिक स्थितियां जो हैं वो पॉलिटिकल रिलेशंस पर असर डालें, तो उसको बोलते हैं जियोपॉलिटिकल। मोटिवेशंस का भी प्रेरणा होती है किसी चीज़ को, मतलब क्या पुश है, क्या किक है, किसके कारण आप ऐसा कर रहे हो, मोटिवेशंस हैं। तो पेंडेमिक एक्सपीरियंस की वर्ब तो है क्रिएट्स, ही की वर्ब है वो सेड है, बिफोर प्रेपोजिशन है तो आईएनजी है, विदाउट प्रेपोजिशन है तो फिर आईएनजी है। तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लगेगी तो आईएनजी फॉर्म, क्योंकि प्रेपोजिशन को चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन कोई वर्ब बनेगी नहीं, लेकिन क्रिया को हम नाउन में चेंज कर सकते हैं, उसका तरीका है आईएनजी लगाना। ठीक है, एक्नॉलेज का मतलब एडमिट करना है।
तो पेंडेमिक एक्सपीरियंस जो है वो एक ऐसा केस बनाती है कि राष्ट्रीय क्षमता तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई शॉर्ट है। ठीक है, बहुत ऐसे देश जिनकी क्षमता तो अधिक है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा सप्लाई लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा किससे पहले भी जो ग्लोबलाइजेशन गुरुज हैं उनको चाइड करने से पहले, किसके लिए चाइड किया, किसके लिए ताड़ा, किसके लिए आड़े हाथों लिया, क्योंकि ये वो देश हैं जो कि एडवोकेट करते हैं ओपन मार्केट्स को बिना जियोपॉलिटिकल मोटिवेशंस को पहचाने या एडमिट किए। दैट ही साइटेड द एग्जाम्पल। अब ये ही है, इसकी वर्ब साइटेड है। साइट का मतलब है जिक्र करना या हवाला देना, किसी चीज का रेफरेंस देना, अल्यूड करना। एग्जाम्पल उदाहरण, तो उन्होंने उदाहरण दिया किसका, इंडियाज हेल्थ केयर सप्लाई चेन, भारत के हेल्थ केयर सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी, वल्नरेबिलिटी मतलब कोई चीज जो रिस्क पर है। तो भारत में हेल्थ केयर सप्लाई चेन की जो कमजोरियां हैं उसका उदाहरण दिया कि भाई वो चीजें जो हैं वो यहाँ पे एक्सपोज हुई हैं, वो चीजें सामने आई हैं। एक्सपोज हुई मतलब रिवील हुई हैं, डिस्क्लोज हुई हैं आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कोविड-19। किसके बाद, कोविड-19 के प्रारंभ के बाद। मेक्स इट क्लियर, और ये बात जो है वो स्पष्ट कर देता है हिज ब्रॉडर मैसेज की उन्होंने बड़ा संदेश दिया है। किस चीज़ का, उनका जो बड़ा संदेश था वो एम्ड था, उसका लक्ष्य क्या था, चाइना पर लक्ष्य था। चाइना वो देश जिस पर इंडिया रिलाइड टू मच, भारत बहुत अधिक निर्भर था, फॉर क्रिटिकल फार्मा एंड हेल्थ केयर इंपोर्ट्स, किसके लिए, जरूरी जो फार्मा और हेल्थ केयर इंपोर्ट्स हैं उनके लिए। एंड कंटिन्यूज, और जारी है, टू रन अप लार्ज ट्रेड डेफिसिट्स विद, और भारत लगातार बहुत बड़ा जो व्यापारिक घाटा है, व्यापारिक घाटे का मतलब ये है कि आयात ज़्यादा कर रहे हो, निर्यात कम कर रहे हो, इन दोनों में अंतर अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। और चाइना के साथ लगातार वो घाटा जो है, व्यापारिक घाटा, बढ़ता जा रहा है। रनअप का मतलब यहाँ पे है कि आप किसी कर्जे में आ गए हो और वो कर्जा आप पर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए रनअप का प्रयोग करते हैं। वैसे रनअप का मतलब होता है किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले का समय, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग निकलेगा वो ये होगा कि भाई आप कर्जे में आ गए हो और कर्जा आपका बढ़ता जा रहा है, उसके लिए रनअप का प्रयोग किया गया है। फिर समझना, ही है इसकी वर्ब साइटेड है, दैट ये दे रखा है, ये यहां से लेकर और यहां तक के लिए दे रखा है। इसकी वर्ब है ये मेक्स है। इट ये हिज ब्रॉडर मैसेज जो है इसकी वर्ब वॉज है। इंडिया है इसकी वर्ब रिलाइड। ठीक है, ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स थे वो सारे सब्जेक्ट थे, उसके पीछे वर्ब हमने डिस्कस कर ली। अच्छा जी, एम्ड के साथ में एट लगेगा। एम्ड एट का मतलब लक्ष्य ये था, टारगेट ये था, एट का प्रयोग करेंगे। वल्नरेबिलिटी का मतलब वीकनेस होती है, कमजोरियां होती हैं। ठीक, अब फिर समझो इसको कि उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया भारत की हेल्थ केयर सप्लाई चेन की वल्नरेबिलिटीज़ का। उन्होंने बताया कि भारत की जो हेल्थ केयर सप्लाई चेन है वो यहाँ पे उसमें कमजोरियाँ दिखी। कब, जब ये कोविड आया, कोविड का प्रारंभ हुआ, उसके बाद ये सब चीज़ें एक्सपोज हो गई। ठीक है, ये बात स्पष्ट करती है उनके ब्रॉडर मैसेज को, उनका बड़ा संदेश है, उनका बड़े स्तर का संदेश है, वो संदेश जो कि जिसका लक्ष्य क्या टारगेट करना था, चाइना को। चाइना जिस पर कि भारत निर्भर था बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसके लिए, जो भी महत्वपूर्ण फार्मा और हेल्थ केयर इंपोर्ट्स थे उनके लिए। और लगातार भारत जो है वो अभी इसके साथ, किसके साथ, चाइना के साथ में ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। व्यापारिक घाटा भारत का चाइना के साथ बढ़ता, मतलब चाइना जो सामान चाहिए भारत को उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, ये बताया है एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं उन्होंने। क्रिटिकल का यहां पे मतलब है नेसेसरी। क्रिटिकल वैसे पेचीदा भी होता है लेकिन यहां पे इसका मतलब नेसेसरी या इंपेरेटिव है, आवश्यक है, अनिवार्य है, ये है। ऑनसेट का मतलब प्रारंभ है, तो ऑनसेट का आउटसेट भी हो सकता है। ठीक है, ऑनसेट का इंसेप्शन भी हो सकता है, या फिर इसका बिगिनिंग हो सकता है, या फिर इसका स्टार्ट हो सकता है। ये सब सिनोनिम्स होंगे, ऑनसेट, आउटसेट, प्रारंभ। ठीक है, बाकी देख लिया हमने। अच्छा जी नेक्स्ट देखो, कई आप सोच रहे होंगे कि रिलाई के साथ ऑन क्यों नहीं लगा, तो रिलाई के बाद ऑन तब लगे जब आगे इसका ऑब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है आगे, इसलिए यहां पर रिलाई के बाद में ऑन नहीं लगा रखा। ठीक, देखिए, टैपिंग द रिसीडिंग ग्लोबल सेंटिमेंट, जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन जाती है इसका मतलब मान के चलिए कि वो जेरेंड है। ठीक है, वेन एवर आईएनजी फॉर्म बिकम सब्जेक्ट इट मीन्स दैट इज यूज्ड एज जेरेंड, तो ये जेरेंड है।
टैपिंग द रिसीडिंग ग्लोबल सेंटिमेंट फॉर चाइना। भी अब चाइना के लिए जो वैश्विक माहौल है वो धीरे धीरे, वो जो वैश्विक एक सेंटिमेंट हुआ करता था कि चाइना पर निर्भरता थी, बाकी देश देखा करते थे चाइना की ओर, एक्सपेक्टेशन रहा करती थी कि चाइना से हम सामान ले लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, वो चीज़ जो है, वो सेंटिमेंट जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रिसीडिंग है, घटता हुआ ग्लोबल सेंटिमेंट है, उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। एंड द डेंजर्स अबाउट डिपेंडिंग ऑन लिमिटेड, और जो खतरे हैं किसके बारे में, डिपेंडिंग ऑन लिमिटेड, डिपेंड होने का जो खतरा है, लिमिटेड मतलब बहुत ही सीमित, इवन इफ, चाहे ह्यूजली एफिशिएंट, चाहे सक्षम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी लिमिटेड है सप्लाई चेन्स, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, इज अ सेंसिबल प्लॉय, ये एक बहुत समझदारीपूर्ण ट्रिक है, गेनिंग रेजोनेंस, प्लॉय गेनिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस का वैसे इको होता है, रेवरबरेशन होता है, प्रतिध्वनि को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेजोनेंस का मतलब देखो, लिख लो, वैसे इसका मतलब इको है या रेवरबरेशन है, प्रतिध्वनि को बोलते हैं, लेकिन यहां इसका मतलब है वो इफेक्ट है, प्रभाव है। यहां पे जो इसका मीनिंग है वो क्या है, इफेक्ट, प्रभाव। देखो, दो चीजों का इस्तेमाल करना जो है वो एक एफिशिएंट, ये टैपिंग, ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब ये रही। तो टैप करना, इस्तेमाल करना, देखा था ना टैप का, एक्सप्लॉइट, यूज, यूटिलाइज, ड्रॉ ऑन। क्या चीज़ कि पूरे विश्व का माहौल जो है, ग्लोबल सेंटिमेंट जो है चाइना को लेकर वो घटता हुआ है। रिसीडिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट, सेंटिमेंट हालांकि नाउन है, ग्लोबल एडजेक्टिव है, रिसीडिंग एडजेक्टिव है, ये पूरा रिसीडिंग जो है वो इसके लिए आ रहा है। घटता हुआ क्या है, रिसीड का भी हमने देखा, डिमिनिश होता है, अबेट होता है, लेसन होता है, डिक्रीज होता है। तो धीरे धीरे वैश्विक माहौल जो है चाइना को लेकर वो घट रहा है। चाइना के प्रति जो दीवानगी थी, सप्लाई चेन जो एक चाइना बना हुआ था, वो डिपेंडेंस जो थी वो घट रही है। इसका इस्तेमाल करते हुए, और किसका इस्तेमाल करते हुए कि भी खतरा भी है, भी पूरा विश्व है एक सीमित, लेकिन हालांकि चाइना ह्यूजली एफिशिएंट है, चाइना बहुत सक्षम राष्ट्र है, चाइना चाहे उतना सप्लाई कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड हो गया ना ऑप्शन, इसका खतरा भी है। इस बात का उपयोग करते हुए, इस बात का उपयोग करना जो है वो एक सेंसिबल प्लॉय गेनिंग रेजोनेंस है। वो एक ऐसा इफेक्ट यूज किया है, एक ऐसा ट्रिक यूज की है भारत ने, एक ऐसी युक्ति कौशल का इस्तेमाल किया है जो समझदारी पूर्ण है, ठीक है। ये इस्तेमाल करना जो है, इसको पूरे विश्व को बताया भारत ने कि भाई आप डिपेंड करते हो एक ऐसे राष्ट्र पर जो ह्यूजली एफिशिएंट तो है, लेकिन आपके पास ऑप्शन लिमिटेड है, तो आप उधर ना देखकर हमारी तरफ देखना शुरू करें, ये कहा, ठीक है। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, अर्लियर जो होता है वो टाइम में पहले के लिए आता है। इस महीने के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया जो स्पेशल एनवॉय टू इंडिया, एनवॉय जो होता है ना वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव, या फिर डेलीगेट होता है। क्या होता है, डेलीगेट, प्रतिनिधि को बोलते हैं। तो इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेशल एनवॉय है, मतलब भारत में जो ऑस्ट्रेलिया का दूत है, डेलीगेट है, राजदूत है, नाम है टोनी एबट। इन्होंने क्या किया, चाइना को अक्यूज किया, चाइना पर आरोप लगाया। किस चीज का आरोप लगाया कि चाइना ट्रेड का इस्तेमाल वेपन की तरह करता है, हथियार की तरह करता है, ठीक है। लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी, क्या करते हुए, चाइना अपनी साख खो रहा है, क्रेडिबिलिटी का मतलब साख, विश्वसनीयता। एंड ब्लॉकिंग ट्रेड फ्लॉज, और साथ साथ में क्या कर रहा है, ट्रेड का जो फ्लो होना चाहिए, व्यापार का जो फ्लो होना चाहिए, व्यापार आपस में चलता रहना चाहिए, उसको ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है। ये भारत ने कहा, मतलब टोनी एबट ने कहा चाइना के बारे में। देखो, टोनी एबट सब्जेक्ट, वर्ब इसकी अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के साथ लगेगा ऑफ, अक्यूज के साथ ऑफ लगेगा, अक्यूज जो है इसके साथ ऑफ लगेगा। लेकिन अगर आप चार्ज लगाते हो तो चार्ज में विद लगता है। ऐसे ही आप कन्विक्ट करते हो तो ऑफ लगता है। कन्विक्ट का ऑपोजिट जो होता है, ये मैं ऑपोजिट बता रहा हूं, एक्विट होता है, उसमें भी ऑफ लगता है। कन्विक्ट के ऑपोजिट एक्विट में ऑफ लगता है। कन्विक्ट का मतलब दोषारोपण करना है, दोष लगाना है, आरोप लगाना है। एक्विट का मतलब दोष मुक्त करना है। ये ध्यान रखना। बाकी सारे आरोप लगाने संबंधी वर्ड हैं, चार्ज के साथ विद लगेगा, बाकी में ऑफ लगेगा, ध्यान रखिए। तो इस महीने की शुरुआत में मैं बता रहा हूं फिर से, अर्लियर है वो टाइम में पहले के लिए आता है, इसका ऑपोजिट होता है वो लेटर होता है, टाइम में बाद के लिए। तो इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेशल एनवॉय है इंडिया के लिए, मतलब भारत में
जो ऑस्ट्रेलिया का विशेष दूत है जिसका नाम टोनी एबट है, इसने क्या किया, चाइना पर आरोप लगाया कि भी चाइना ट्रेड का इस्तेमाल करता है वेपन के तौर पर, और इसके कारण चाइना की साख गिर रही है और चाइना ट्रेड फ्लोज को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, मतलब ये वेपनाइजिंग ट्रेड मतलब ऑफ से जुड़ा हुआ है सारा। एक तो आरोप इसका लगा दिया, यहाँ पे आरोप लगा दिया कि इसके कारण ये काम हो रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ऐसा करते हुए। ठीक है, और एक आरोप लगा दिया इसका कि ट्रेड फ्लोज को ब्लॉक कर रहा है। दैट मिस्टर एबट ए फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। अब मिस्टर एबट है कौन, ये भूतपूर्व ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, हु हैड हिमसेल्फ साइंड, अब ये हु आ रहा है वो इन प्राइम मिनिस्टर के लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटेसिडेंट के लिए आएगा, व्यक्ति के लिए आएगा। अच्छा व्यक्ति के लिए आएगा तो आपको एक प्रश्न यहाँ पे आपको लगेगा कि ये होम कैसे आ गया यहाँ पे चाइना के लिए। तो ये देखो भारत निर्भर है। अब निर्भरता किसी एक निर्जीव चीज पर नहीं हो सकती, आपने इसको पर्सोनिफाई किया है, आपने इसका मानवीयकरण किया है। एक अलंकार होता है पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में। अगर आप किसी पर निर्भरता दर्शा रहे हैं इसका मतलब आप इसे इंसान के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे होम लगा है। ठीक है, अच्छा जी, अब इन्होंने टोनी एबट ने क्या किया, इन्होंने खुद ने साइन किया था एक फ्री ट्रेड पैक्ट, एक फ्री ट्रेड पैक्ट। ठीक है, मतलब आपस में लेन देन हो तो वहाँ पे टैक्स वगैरह ना लगे, इसको फ्री ट्रेड पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, पैक्ट मतलब समझौता होता है, ट्रेड मतलब व्यापार, फ्री का मतलब मुफ्त में, विद चाइना। तो फ्री ट्रेड पैक्ट FTP इसको कह सकते हो। ये चाइना के साथ साइन किया था उन्होंने खुद नहीं। अब ये हिमसेल्फ इन्होंने क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये इम्फेटिक एक प्रोनाउन है, जब आप जोर देने के लिए यूज कर रहे हो इसको। इन्होंने खुद ने ही साइन किया था, अब आप चाइना का विरोध कर रहे हो जबकि इन्होंने खुद ने एक साइन किया था एग्रीमेंट। इज नाउ पुशिंग हार्ड, अब ये बहुत अधिक कोशिश कर रहे हैं। पुश हार्ड मतलब ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं। पुश हार्ड की जगह आप स्ट्राइव यूज कर सकते हो। ये काफी कोशिश कर रहे हैं किसके लिए, अ ट्रेड डील विद इंडिया, कि भारत के साथ ट्रेड डील हो जाए। एज एन ऑब्वियस ट्रस्ट वर्दी सब्सटीट्यूट, किस रूप में, एक ऐसे विकल्प के रूप में जो कि विश्वास के योग्य है। ऑब्वियस का मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक विश्वास के योग्य विकल्प है भारत। फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स, किसके लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन का ये विकल्प है कि पहले चाइना किया करता था, भारत करेगा सप्लाई। इज एन एडमिरेबल एंडोर्समेंट ऑफ ऑफिशियल टैक्ट, ये एक प्रशंसा के योग्य, एंडोर्समेंट का मतलब सपोर्ट होता है। सपोर्ट किसका, ऑफिशियल टैक्ट, टैक्ट मतलब युक्ति कौशल होता है। आप प्रूडेंस कह सकते हो, विजडम कह सकते हो। टैक्ट का मतलब विजडम, विवेक कह सकते हो, प्रूडेंस को बोल सकते हो, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, अच्छा फिर समझना भाई, इस महीने की शुरुआत में टोनी एबट ने चाइना को एक्यूज कर दिया, इन सब चीज़ों के लिए तो हो गया था। अब देखो मिस्टर एबट जो कि भूतपूर्व ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हु हैड हिमसेल्फ साइंड। अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के लिए आ रखा है। इनकी वर्ब जो है हैड साइंड है, और ये हिमसेल्फ है वो इम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर ये सब्जेक्ट के ठीक बाद में लगता है तो इम्फेटिक होता है, वर्ब के बाद में लगता है तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाता है। तो ये लग रहा है सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद लगता तो यहाँ साइंड हिमसेल्फ आता। तो इन्होंने खुद ने फ्री ट्रेड पैक्ट को साइन किया था चाइना के साथ में। इज नाउ पुशिंग हार्ड, अब ये इज आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, मिस्टर एबट के लिए आ रहा है। ठीक है, अब मिस्टर एबट की वर्ब हो गई इज, इस ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की वर्ब हो गई हैड साइंड। तो ये अब बहुत अधिक कोशिश कर रहे हैं किसके लिए, फ्री ट्रेड डील के लिए, कि व्यापारिक समझौता हो जाए भारत के साथ। ठीक है, किस रूप में, कि भारत जो है एक ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ट्रस्टवर्दी सब्स्टिट्यूट बनकर आया है। ठीक, इस रूप में। अब ये दैट दे रखा था इस पूरी कहानी के लिए, यहां से लेकर और यहां तक की जो बात है इसके लिए दैट आ रहा है, इसकी वर्ब इज है। ये एक एडमिरेबल एंडोर्समेंट है, ये एक समर्थन है और प्रशंसा के योग्य समर्थन है। किस लिए, किसका, ऑफिशियल टैक्ट का, कि ऑफिशियल जो युक्ति कौशल या फिर विजडम या विवेकशीलता है उसका एक परिचय दिया है। ठीक, एडमिरेबल एडजेक्टिव है, एंडोर्समेंट नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में MENT आता है वो नाउन, जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो एडजेक्टिव, ये ध्यान रखिए। पुश हार्ड का मतलब स्ट्राइव करना है, और साइन है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। साइन के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन आफ्टर इट। ठीक, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हाउएवर, हालांकि मिस्टर जयशंकर ऑल्सो वेंट ऑन टू टर्म द आइडिया। हालांकि मिस्टर जयशंकर वेंट ऑन, गो ऑन, इसका मतलब कंटिन्यू किया, ऐसा करना जारी रखा। तो मिस्टर जयशंकर ने क्या किया, मिस्टर जयशंकर ने कंटिन्यू किया टू टर्म द आइडिया, कि इस विचार को इन्होंने टर्म किया, इस विचार को उन्होंने संज्ञा दी। किस चीज़ की, दैट अदर पीपल कैन ऑपरेट इन योर इकोनॉमी ऑन टर्म्स, कि बाकी के लोग जो हैं वो आपकी अर्थव्यवस्था में
इन शर्तों पर ऑपरेट कर सकते हैं विच आर एडवांटेजियस टू देम, वो शर्तें जो कि उनके लिए क्या हो, लाभकारी हो। एडवांटेजियस मतलब बेनिफिशियल हो, है ना, प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल या फिर बेनिफिशियल, यही तो मतलब है, बेनिफिशियल हो, प्रॉफिटेबल हो। तो हाउ एवर एक एडवर्ब के रूप में या कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है फिर भी, है ना विरोधाभासी एक शब्द है ये। तो मिस्टर जयशंकर, इसकी वर्ब तो है वेंट, ऑल्सो आ गया, मैन वर्ब से पहले आ रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाता है, कई बार ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आता है। हालांकि मिस्टर जयशंकर ने कहना जारी रखा और आगे बढ़कर इन्होंने इस आइडिया को, आइडिया क्या, कि बाकी के लोग जो हैं वो आपकी अर्थव्यवस्था में ऑपरेट कर सकते हैं उन शर्तों पर जो शर्तें उनके लिए लाभकारी हों। ठीक है, इस आइडिया को संज्ञा दी। क्या संज्ञा दी? टर्म के साथ लग रखा है एज, टर्म के साथ एज लगेगा, ध्यान रखिए, व्यू के साथ एज लगेगा, ये ध्यान रखिए। तो क्या संज्ञा दी कि ये रिडिकुलस है, ये उपहासात्मक है, ये हास्यास्पद है। रिडिकुलस का मतलब क्या हो गया, ये एक प्रकार से हास्यास्पद है, स्कॉफिंग है, SCOFF, स्कॉफ यूज करते हैं इसके लिए, मॉकरी यूज करते हैं, MOCKERY। तो ये उपहासात्मक है, एंड आर्ग्यूड, और मिस्टर जयशंकर ने आर्ग्यू किया। तो मिस्टर जयशंकर की वर्ब वेंट भी है और आर्ग्यूड भी है। ये तर्क दिया दैट देयर वॉज नो नीड, कि कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी वर्ब ये है। टू बी डिफेंसिव, कि भाई आप डिफेंसिव हो। डिफेंसिव का मतलब आप बचाव करें, किसका? प्रोटेक्शनिज्म का। प्रोटेक्शनिज्म मतलब संरक्षणवाद। संरक्षणवाद का मतलब क्या है कि आप अपने देश के उद्योग धंधों को पहले बचाना चाहते हैं, अपना मार्केट पहले बचाना चाहते हैं दूसरों की तुलना में, इसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, अच्छा, मिस्टर जयशंकर की वर्ब वेंट है, मिस्टर जयशंकर की वर्ब आर्ग्यूड है। विच है, ये टर्म्स के लिए है, तो टर्म्स की वर्ब है वो आर है। अदर पीपल की वर्ब कैन ऑपरेट है। ठीक है, और नो नीड में नो डिटर्मिनर है, नीड नाउन है, इसकी वर्ब वॉज है, क्योंकि दैट कंजंक्शन आ गया और ये नया क्लोज स्टार्ट हो गया। नया क्लोज जब देयर से स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगेगा, मतलब क्रिया कर्ता से पहले आएगी। परहैप्स ही वॉज एड्रेसिंग, संभवतया वो एड्रेस कर रहे थे किस चीज को, मतलब संबोधित कर रहे थे किस चीज को? द रीइटरेटेड डिसकॉन्टेंट, डिसकॉन्टेंट का मतलब डिससेटिस्फैक्शन, डिसकॉन्टेंट का मतलब है डिससेटिस्फैक्शन, मतलब असंतुष्टि। अच्छा, रीइटरेटेड का मतलब रिपीटेड, ये यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल है, दोहराया हुआ। संभवतया वो एड्रेस कर रहे थे रीइटरेटेड डिसकॉन्टेंट को, वो असंतुष्टि जो दोहराई गई हो। अबाउट सम ऑफ इंडियाज ब्रॉडर मार्केट एक्सेस रिलेक्टेंस, किस बारे में? कि भारत के जो ब्रॉडर मार्केट एक्सेस रिलेक्टेंस है, मतलब भारत नहीं चाहता कि भारत का मार्केट किसी दूसरे देश के द्वारा एक्सेस किया जाए। रिलेक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस। इस बात को बता रहे थे, भाई कोई किसी देश ने कह दिया होगा प्रोटेक्शनिज्म को सपोर्ट करते हो तुम, तो अपने उद्योग धंधों को पहले देखना चाहते हो, हमें आप व्यापार करने की अनुमति देते नहीं हो। तो शायद उस चीज़ को ये एड्रेस कर रहे थे, उस चीज़ के बारे में कुछ कह रहे थे। बेस्ड ऑन रिसेंट सप्लाई शॉक्स, है ना, किस पे आधारित था ये? हाल ही में जो सप्लाई चेन शॉक्स हुए थे, हाल ही में सप्लाई ढंग से नहीं हो पाई थी, बाधित हो गई थी कुछ सेक्टर्स में। सेक्टर्स कहाँ से कहाँ तक थे? तो रेंज फ्रॉम का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सेक्टर्स थे सेमीकंडक्टर्स से लेकर कमोडिटीज, कमोडिटी मतलब उस वस्तु को बोलते हैं जिसका आयात निर्यात होता है, उसको कमोडिटी बोलते हैं। ठीक है तो संभवतया ही यहाँ पे प्रोनाउन आ गया जयशंकर के लिए, वर्ब है वॉज एड्रेसिंग, वॉज हेल्पिंग वर्ब, एड्रेसिंग मैन वर्ब। रीइटरेटेड डिसकंटेंट है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसमें डिसकंटेंट नाउन है, रीइटरेटेड एडजेक्टिव है, दैट डिटर्मिनर है। संभवतया मिस्टर जयशंकर, जो वापस से एक असंतुष्टि जाहिर की गई थी पूरी दुनिया के द्वारा, किस बारे में? कि भारत का जो ब्रॉडर मार्केट एक्सेस रिलेक्टेंस है, भारत नहीं चाहता कि बड़ा हिस्सा भारत का एक्सेसिबल बने दूसरे देशों के लिए, जो अनिश्चितता है उसको लेकर जो डिसकंटेंट था उसको ये एड्रेस कर रहे थे, उसको ठीक करने का काम कर रहे थे। एड्रेस का मतलब किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना भी होता है, जो कि आधारित था। ये डिसकंटेंट किस पे आधारित था? कि हाल ही में सप्लाई चेन शॉक्स यहाँ पे देखने को मिले, भारत सही ढंग से निर्यात नहीं कर पाया, सप्लाई नहीं कर पाया, सेमीकंडक्टर से लेकर कमोडिटीज तक की चीज़ें, तो इन पर जो सप्लाई चेन शॉक्स थे उन पे आधारित डिसकंटेंट था, उसको एड्रेस करने का काम कर रहे थे।
बट दिस ब्रॉड ब्रश मैसेजिंग का मतलब क्या होता है? ब्रॉड ब्रश अप्रोच, ब्रॉड ब्रश मैसेजिंग, इसका मतलब है आप जनरल वे में कोई चीज को ले रहे हो, आप उसकी माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जा रहे हो, आप उसके सटीक मतलब जो एकदम टू द पॉइंट जो एक डिटेल होनी चाहिए उसमें नहीं जा रहे हो, उसको बोलते हैं ब्रॉड ब्रश मैसेजिंग। तो कह रहा है लेकिन जो ये ब्रॉड ब्रश मैसेजिंग है, जो ऊपरी तौर पर सरफेशियल स्तर पर, सतही स्तर पर जो ये एक संदेश है, किसके खिलाफ? ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ। ये क्या है? ट्रबलसम है। ये क्या है? ये एक मुसीबतकारी चीज है, ठीक है। तो लेकिन ये जो ब्रॉड ब्रश मैसेजिंग है, जो एक बड़े स्तर का, जो ये आपका व्यापक आपने एक दृष्टिकोण अपनाया हुआ है ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, ये ट्रबलसम है। तो मैसेजिंग की वर्ब है वो इज है, ठीक है। पर्टिकुलरली, विशेष करके व्हेन अदर कैबिनेट मेंबर्स आर टेकिंग पेन्स, विशेष करके उस स्थिति में जब बाकी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो प्रयास कर रहे हैं। टेक पेन्स का मतलब है एफर्ट पुट करना, प्रयास करना, ठीक है। पेन का मतलब दर्द होता है, पेन्स का मतलब एफर्ट्स होता है। प्रयास कर रहे हैं किस चीज का? टू कन्वे टू इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल एफटीए पार्टनर्स, जो भी इन्वेस्टर्स हैं और जो भी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो साझेदार हैं उनको कन्वे करने के लिए, क्या कन्वे करने के लिए? कन्वे मतलब संदेश देना, क्या? दैट द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन इज नॉट अ प्रोटेक्शनिस्ट प्लेटफॉर्म, कि जो भारत ने एक आत्मनिर्भर भारत कैंपेन चलाया है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो प्रोटेक्शनिस्ट हो, मतलब हम अपने उद्योग धंधों को ही पलने देना चाहते हैं, आप वालों को स्वागत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कह रहा है कि जो ब्रॉड ब्रश मैसेजिंग है, ये जो आपने ऊपरी तौर पर बातें की हैं ग्लोबलाइजेशन को लेकर, ये ट्रबलसम है, मुसीबतकारी चीज़ें हैं, इससे परिणाम जो है वो नेगेटिव आ सकते हैं। विशेष करके तब जब बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर मेंबर्स हैं वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं, ये बताने का निवेशकों को और एफटीए के जो पोटेंशियल मतलब संभावित पॉसिबल जो पार्टनर्स हैं उनको, ये बता रहे हो आप कि आत्मनिर्भर भारत प्लेटफॉर्म जो है, कैंपेन जो है, वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। एस जयशंकर कुछ अलग बातें कर रहे हैं, बाकी के मेंबर्स कुछ अलग बातें कर रहे हैं, तो फिर ये सही बात नहीं है। अदर के साथ में नाउन लगानी है तो प्लूरल लगेगी, तो एक मेंबर्स आ रहा है। अगर द अदर लगा दोगे तो वो एक स्पेसिफिक टर्म होगा, स्पेसिफिक रेफरेंस होगा, वहाँ पे हम फिर सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सच मिक्स्ड सिग्नलिंग, ऐसी जो मिश्रित संकेत है, मिश्रित इसलिए हो गया ना कि ये कुछ अलग बोल रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर अलग बोल रहे हैं, तो ये कुछ संकेत स्पष्ट मिल नहीं पा रहा है कि भारत प्रोटेक्शनिज्म को फेवर करता है या विरोध करता है, ठीक है। तो ऐसी जो मिक्स्ड सिग्नलिंग है, ऐसा जो मिश्रित एक संदेश है, मे ऑल्सो अनर्व, ये यहाँ पे साथ ही अनर्व कर सकता है, बेचैन कर सकता है, डिस्करेज कर सकता है, किसको? नेगोशिएटिंग, विचार विमर्श करने वाले, जो भी चर्चा कर रहे हैं, जो भी नेगोशिएट कर रहे हैं। काउंटर पार्ट्स का मतलब हो गया, जैसे हमारे देश के विदेश मंत्री किसी और देश का विदेश मंत्री हो तो वो काउंटर पार्ट कहलाएगा हमारे देश के विदेश मंत्री का। एंड स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब जिसका इंटरेस्ट शामिल है, जिसका हित शामिल है, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। फॉर सिमिलर डील्स, ऐसी ही समझौतों के लिए, ऐसी ही डील्स के लिए, किसके साथ? यूएई के साथ, कनाडा के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ और उनके साथ जो इन्वॉल्व हैं। देखो, इन्वॉल्व का प्रयोग बाद में करते हो ना आप नाउन के, तो इसका मतलब होता है शामिल। अगर पहले कर दोगे नाउन के तो इसका मतलब होगा कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, याद रखिएगा। इन द रिवाइव्ड इंडिया यूएस ट्रेड डायलॉग, किसमें? भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड की बातचीत हुई है, रिवाइव्ड का मतलब फिर से सक्रिय हुई है, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बीच में रुक सी गई थी, ये वापस से रिस्टोर हुई है, उसको रिवाइव बोलते हैं उसमें। तो ऐसी जो मिक्स सिग्नलिंग है, अब देखो मे मॉडल ऑक्सिलरी है तो ऑल्सो का प्रयोग बाद में हो गया, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में करेंगे। तो ये यहाँ पे जो नेगोशिएटिंग काउंटर पार्ट्स और स्टेक होल्डर्स हैं उनको सिमिलर डील्स के लिए, मतलब वो डील्स करें जो भी काउंटर पार्ट्स हैं, दूसरे देशों के विदेश मंत्री हैं या फिर जिनका हित शामिल है इस तरह की बातचीत के अंदर, ऐसी ही डील्स वो करना चाहते हैं इनके साथ में, है ना। तो उनको ये अनर्व कर सकते हैं ऐसे मैसेजेस, ठीक। किसमें? वो लोग मतलब इन देशों के साथ में डील्स और उनके साथ में डील्स जो कि इस डायलॉग में शामिल हैं। देयर इज नो डिनाइंग, नो यहाँ पे डिटर्मिनर है, डिनाइंग यहाँ पे नाउन बन गया है। नो डिटर्मिनर है तो नाउन तो चाहिए था, अब डिनाई का नाउन कैसे बनाओ? तो आईएनजी लगा के बनाओ, और देयर से स्टार्ट है तो ये इसकी वर्ब है। तो इस बात में कोई इनकार नहीं है, दैट कंजंक्शन है कि द वर्ड इज येट टू गेट, कि वर्ड अभी भी इसको प्राप्त करना है। येट टू लगाओगे मतलब अभी तक ये काम हुआ नहीं है, पेंडिंग है, कि पूरी दुनिया को अभी भी क्या करना है? फेयर ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर,
मतलब एक उचित प्रकार की व्यवस्था बनानी है, ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर बनाना है, किसके माध्यम से, WTO के माध्यम से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और द इमीडिएट पेंडेमिक इंपेरेटिव्स, या फिर जो तत्कालिक वैश्विक महामारी की जो अनिवार्यताएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, इंपेरेटिव्स हैं, उनको आवश्यकता है किस चीज़ की, सप्लाई के डाइवर्सिफिकेशन की। सप्लाई जो भी है उसके डाइवर्सिफिकेशन का मतलब वो सप्लाई अलग अलग जगहों से हो। एंड स्केलिंग अप, स्केल अप का मतलब बढ़ाना, और किसकी जरूरत है, स्केल अप करने की डोमेस्टिक कैपेसिटीज को, जो घरेलू क्षमताएं हैं उनको, ताकि क्या किया जा सके, कुछ रिजिलियंस बिल्ड कर सकें। रिजिलियंस का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होता है। अब लचीलापन कोई चीज़ में है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, तो रिजिलियंस का मतलब स्ट्रॉन्ग होने का गुण भी होता है। ठीक है, आप मजबूती कह सकते हो, टफनेस कह सकते हो, रिजिलियंस का मतलब टफनेस कह सकते हो। ठीक है, वैसे इसका फ्लेक्सिबिलिटी होता है, रेजिलियंस का प्लाइबिलिटी होता है। तो नो डिनाइंग की वर्ब इज है, द वर्ल्ड की वर्ब इज है। मैंने कहा था दुनिया के लिए वर्ल्ड का प्रयोग करें तो द का प्रयोग करेंगे। द इमीडिएट पेंडेमिक इंपेरेटिव्स की वर्ब रिक्वायर है। स्केल अप का मतलब इंक्रीज है, स्केल अप का इंक्रीज, स्केल डाउन कर दोगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्केल अप का इंक्रीज करना है। तो इस बात में कोई इनकार नहीं है कि पूरी दुनिया को अभी भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर प्राप्त करना है। ठीक है, या फिर जो वर्तमान में पेंडेमिक की इंपेरेटिव, तत्कालिक जो इंपेरेटिव्स हैं उनको आवश्यकता है किस चीज़ की, सप्लाई के डाइवर्सिफिकेशन की। भी पेंडेमिक के बाद का जो माहौल है उसमें हमें चाहिए कि हमारी निर्भरता किसी एक देश पर नहीं हो, अलग अलग देशों में हो। ठीक है, साथ में हमें डोमेस्टिक कैपेसिटीज बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि क्या हो, हमारे स्ट्रॉन्ग बने हम इस आधार पे। बट प्रोटेक्शनिज्म इज नॉट द आंसर। लेकिन कह रहा है लेखक कि भी संरक्षणवाद, कि आप अपने उद्योग धंधों को बचाना चाहते हैं, केवल पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं, ये कोई आंसर नहीं है। एज इंडिया इटसेल्फ विल आर्ग्यू विद कंट्रीज, जैसा कि भारत खुद आर्ग्यू करेगा देशों के साथ, वेयर इट सीक्स मार्केट एक्सेस, कि भारत को भी तो मार्केट एक्सेस चाहिए दूसरे देशों के साथ में, तो भारत भी प्रोटेक्शनिज्म का सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एंड ग्लोबलाइजेशन पर से, और वैश्वीकरण जो है खुद से, पर से मतलब स्वयं से, कैन नॉट बी पूड, मतलब इसको डिसमिस नहीं कर सकते, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इवन एज, इवन एज का मतलब होता है वाइल, मतलब जब दो काम साथ में हो तो उसके लिए इवन एज लगाते हैं। जब इंडिया कंटिन्यूज टू गेन फ्रॉम इट थ्रू राइजिंग एक्सपोर्ट, जब भारत लगातार लाभ प्राप्त कर रहा है इसके माध्यम से, कैसे, किस माध्यम से, राइजिंग एक्सपोर्ट्स, बढ़ते हुए निर्यात के माध्यम से। राइजिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे है, एडजेक्टिव काम कर रहा है, एक्सपोर्ट नाउन है। ठीक है फिर समझो, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म ये इसकी वर्ब हो गई, ये आंसर नहीं है जो कि इंडिया खुद आर्ग्यू करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म जो है वो आंसर नहीं है। कारण क्या है, एज कंजंक्शन है यहाँ पे, एज कंजंक्शन हो सकता है, एज एडवर्ब हो सकता है, एज प्रेपोजिशन हो सकता है। जब तुलना करते हो ना आप, एज स्ट्रॉन्ग एज, है ना, एज ब्यूटीफुल एज, ऐसे वो एडवर्ब होता है। जब कंजंक्शन होगा तो आगे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, नया क्लोज मिल जाएगा। जब प्रेपोजिशन होगा तो आगे इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, नाउन मिल जाएगा। ठीक है, कई बार लाइक के अर्थ में भी आता है ये, है ना, तो थोड़ा सा देखेंगे आप सेंटेंसेस तो समझ में आ जाएगा। तो एज यहाँ पे कंजंक्शन है, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म आंसर नहीं है, क्योंकि भारत खुद अभी इटसेल्फ जो है वो इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो जब सेल्फ वाला भाग सब्जेक्ट के ठीक बाद में आता है तो उसे इम्फेटिक बोला जाता है। जब सेल्फ वाला पार्ट सब्जेक्ट के ठीक बाद में ना आके वर्ब के बाद में आता है तो उसे रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। तो भारत खुद जो है वो आर्ग्यू करेगा देशों के साथ में, जब जहाँ पे ये देश, कौन से देश, जहाँ पे भारत चाहता है, सीक मतलब चाहना, कोशिश करना, तलाशना, मार्केट एक्सेस चाहता है। ठीक है, और वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण की वर्ब है कैन नॉट बी पूड, ये पैसिव वॉइस है। इसको स्वयं से ही, मतलब वैश्वीकरण एक ऐसा शब्द है जिसको आप दरकिनार कर ही नहीं सकते, मतलब पूरा विश्व जो है आपस में कनेक्टेड है, आपस में निर्भरता है एक दूसरे की, इसको दरकिनार कर ही नहीं सकते, इसको आप रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। जब भारत लगातार प्राप्त कर रहा है इस चीज़ से, गेन कर रहा है भारत, भाई वैश्वीकरण से तो भारत यहाँ पे कमा के खा रहा है। ठीक है, गेन कर रहा है, किस माध्यम से, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। तो फिर इस चीज़ को कैसे आप डिसमिस कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, अब कह रहा है केवल पेंडेमिक के कारण द वर्ल्ड विल नॉट बिकम लेस इंटरडिपेंडेंट। भी पेंडेमिक आ गई इसका मतलब थोड़ी ना कि इंटरडिपेंडेंस कम हो गई, कि एक देश की दूसरे पर निर्भरता जो है वो कम हो गई, ऐसा नहीं होगा। एज इट इज़, कारण क्या है, क्योंकि, एज फिर कंजंक्शन है, बिकॉज इसका मतलब है क्योंकि, इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बिल्कुल संभव नहीं है
किस चीज़ का? कि हर एक के लिए कि वो सब कुछ बना ले, कि भारत किसी पर निर्भर नहीं है, भारत ही सारा सामान खुद बना ले, ऐसा संभव नहीं है। कुछ चीज़ें अमेरिका में अच्छी बनती है, कुछ चीज़ें रशिया में हैं, कुछ चीज़ें किसी और कंट्री में हैं, तो एक दूसरे की निर्भरता तो होगी ही। तो यहाँ पे द वर्ड है, इसकी वर्ब विल नॉट बिकम है और इट की वर्ब इज है। ठीक है, फिर है एज फॉर्मर चाइनीज प्रीमियर वैन जिबाओ। अब ये भूतपूर्व चाइना के प्रीमियर का मतलब जो उत्कृष्ट पोस्ट, जैसे कि ये राष्ट्रपति हो गया। वैन जिबाओ ने कहा, जो भूतपूर्व चाइना के वैन जिबाओ जो ये राष्ट्रपति थे, इन्होंने कहा साइटिंग चाइना एंड सिंगापुर एग्जाम्पल। साइटिंग मतलब हवाला देते हुए, मेंशन करते हुए, अल्यूड करते हुए, अल्यूड रेफर ये सब हो सकता है, अल्यूड रेफरेंस देते हुए, हिंट देते हुए, चाइना और सिंगापुर का एग्जाम्पल देते उन्होंने कहा था कि एक देश दैट शट्स इट्स डोर टू द वर्ल्ड, एक ऐसा देश जो अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए बंद कर देता है, इज बाउंड टू फॉल बिहाइंड, वो निश्चित रूप से क्या होगा? पिछड़ेगा। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है लैग या ट्रेल, पिछड़ना। तो यहाँ पे वैन जिबाओ की वर्ब तो सेड है, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ए नेशन के लिए है, इसकी वर्ब शट्स है, और ए नेशन के लिए वर्ब है वो इज है, और बाउंड टू लगाते हो तो मतलब निश्चित है। इंडिया वुड बी वेल सर्व्ड मतलब भारत को बेनिफिट होगा, वेल सर्व्ड मतलब बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा भारत को। कब? इफ द फोकस इज, यदि ध्यान किस पर है? ऑन ग्रैबिंग, ग्रैब का मतलब होता है सीज करना। ठीक है, यदि भारत यहाँ पे सीज करे द अपॉर्चुनिटीज, अवसर भुनाए, अवसर कौन से? जो वर्ल्ड प्रोड्यूस कर रहा है। थ्रो अप का मतलब प्रोड्यूस करना, आइडिया प्रोड्यूस करना, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना। ठीक है, जो पूरा दुनिया अवसर दे रही है उसको भुनाए, इस बात पर ध्यान होना चाहिए, तब भारत का लाभ होगा। वाइल होल्डिंग बैक लेमेंटेशंस फॉर प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस, क्या करते हुए? होल्ड बैक करते हुए, रोकते हुए। लेमेंटेशन का मतलब क्या होता है? ग्रीफ, शॉक, जो भी दुख हैं आपके, शॉक हैं, है ना, किसके लिए? प्राइवेट कॉन्वर्सेशन मतलब व्यक्तिगत बातचीत के जो दुख हैं आपके, उन सब चीज़ों को दूर रखते हुए, उन चीज़ों को रोकते हुए, ज़रूरत किस बात की है? कि यहाँ पे ध्यान केंद्रित हो उन अवसरों को भुनाने पर जो अवसर पूरी दुनिया यहाँ पे प्रस्तुत कर रही है। इंडिया की वर्ब है वो वुड बी, वेल सर्व्ड है, पैसिव वॉइस है। फोकस की वर्ब इज है, इस वर्ड की वर्ब इज है। ठीक है, लेमेंटेशन का ग्रीफ या शौक होता है, होल्ड बैक का हमने देखा ही था फर्स्ट स्लाइड पे, प्रिवेंट होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, हिंडर होता है, इम्पीड होता है। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में, सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अभी नेक्स्ट सेशन जो आपका मिलेगा आज नाइट में, आपको वो कैब का मिलेगा, 9:15 पर लाइव क्लास रहेगी, उसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।